पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा कि जेनजी ने अपने अपने देशों की बड़ी बड़ी सरकारों को, सत्ता को, पावर को, सिस्टम को झुकाया है। कि देशों में ऐसा देखा गया है जहां जो काम कोई विपक्ष ना कर पाया, कोई संस्था ना कर पाई, कोई एक्टिविस्ट और ग्रुप नहीं कर पाया, वो काम जेनजी ने कर दिखाया। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उखाड़ फेंका और जब जब जेनजी सिस्टम से टकराई है, सिस्टम ही घुटनों पर आया है। धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। और ये बात भी माननी होगी कि जेनजी कभी गलत चीजों के लिए और बेवजह के मुद्दे के लिए सड़क पर नहीं उतरी। लेकिन क्या वजह है कि जेनजी को ना तो किसी धर्म का हवाला देकर रोका जा रहा है, ना किसी जात पात से, ना किसी पावर से डराया जा रहा है, ना किसी पाप पुण्य के डर से। और क्या आने वाले वक्त में ये सबसे चिल जनरेशन जो किसी भी चीज को लेकर सीरियस ही नहीं होती, कोई बड़ी तबाही खड़ी कर देगी? क्या कोई ऐसा दौर भी आने वाला है जहां इस जेनजी की नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से इस दुनिया को, इस समाज को किसी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? वो मुश्किल जिसे पहले की समझदार और सीरियस जनरेशन संभाल लेती थी। तो कैसे काम करता है एक जेनजी का ब्रेन? साइंटिफिकली वो क्या सोचता है? क्या उसका माइंडसेट है? क्या उसकी आइडियोलॉजी है? और क्या है उसकी ताकत का राज? जानेंगे आज की इस वीडियो में। जेनजी उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। इससे पहले की जनरेशन को मिलेनियल कहा जाता था, यानी 1981 से 1996 के बीच जन्मी। और उससे भी पहले की जनरेशन को बूमर कहा जाता है, यानी ये क्रम कुछ इस तरह है: बूमर, फिर मिलेनियल, फिर जेनजी, अब जेन अल्फा। तो एक जेनजी के ब्रेन को, उसकी सोच को, उसके इमोशंस को, उसकी सोर्स ऑफ नॉलेज को समझने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट और पुराने जमाने की सोर्स ऑफ नॉलेज पर थोड़ी सी नजर डालनी पड़ेगी। पहले जमाने में जब लोगों के पास कुछ चीजों के जवाब नहीं होते थे या फिर कुछ रहस्यों के जवाब नहीं होते थे, तो अपने आसपास की चीजों को देखकर अपनी कहानियां बना लेते थे और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से खुद को शांत कर लेते थे। जैसे अगर उस टाइम में कुछ भयंकर बीमारियां फैल जाती तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उसका कारण बता सके, ना उनके पास उस चीज का इलाज होता था। इसका एक उदाहरण है यूरोप में 14वीं सदी में फैली ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी। ये प्लेग इतना भयानक था कि इसने यूरोप की लगभग 1/3 से आधी आबादी तक खत्म कर दी। उस वक्त लोगों के पास इस बीमारी की कोई साइंटिफिक समझ नहीं थी, तो ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि ये बीमारी यहूदी समुदाय के लोगों ने कुएं और पानी के रिसोर्सेज में कुछ जहरीली चीजें मिलाकर फैलाई है। इस झूठी अफवाह की वजह से यूरोप के कई शहरों में यहूदी कम्युनिटीज पर हमले शुरू हो गए, उन्हें जिंदा जलाया गया या उनकी पूरी बस्तियां मिटा दी गई। इतिहासकार बताते हैं कि सैकड़ों जगहों पर नरसंहार हुए और हजारों निर्दोष यहूदी लोग इस नफरत और अंधविश्वास की भेंट चढ़ गए। यह घटना बताती है कि जब इंसानों के पास किसी चीज का साइंटिफिक जवाब नहीं होता तो बड़ी आसानी से किसी भी बेसलेस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं और गुमराह हो जाते हैं। यही कहानियां, रिवाज और ट्रेडिशंस आगे की पीढ़ियों में भी पास होते रहे। जब लोगों के पास किसी प्रॉब्लम, बीमारियां या फिर नेचुरल फिनोमिना का जवाब नहीं होता तो लोग अपनी अपनी कहानियां बना लेते और अपनी कल्पनाओं से खुद को शांत कर लेते। जब एक छोटा बच्चा डेवलपिंग स्टेज पर होता है तो उसका दिमाग एक कोरे पन्ने की तरह होता है, क्योंकि हर चीज उसके लिए नई है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये क्यों हुआ, ये हमने ऐसे क्यों किया, ये ऐसा कैसे होता है। तो उसकी इस जिज्ञासा और इन सवालों के जवाब उन्हें कहां से मिलते हैं? उनके बड़ों से, उनकी पुरानी पीढ़ियों के तरीकों से और उसकी उन धार्मिक किताबों से जो उनकी पहले की पीढ़ियां उन्हें हजारों और सैकड़ों साल पहले लिखकर चली गई। और उनकी पुरानी पीढ़ियों का नॉलेज हासिल करने का सोर्स क्या था? उनकी पुरानी पीढ़ियां। और जब जब जिस दौर में कुछ एक्टिविस्ट, कुछ रिवोल्यूशनरी और कुछ फिलोसफर आए हैं, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी एनालिसिस से चीजों को साइंटिफिकली और फैक्चुअली समझा है और फिर उसी समझ और नॉलेज को आगे समाज में फैलाने की कोशिश की है, तब समाज ने उनको नकारा है। चाहे वो अछूत प्रथा को खत्म करने की लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फूले हों, या सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजा राममोहन रॉय हों, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करने वाले महात्मा गांधी हों, लोगों ने उन्हें हमेशा नकारा है। और उनकी समझ, उनकी साइंटिफिक बातें या समाज को जोड़ने वाली या फिर इंसानियत वाली बातें करने पर सजा भी उन्हें बराबर दी है, जो आम समाज के पास नहीं थी। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि उन एक्टिविस्ट, रिवोल्यूशनरी या फिर फिलोसफर्स के पास वो नॉलेज कहां से आई थी जो आम लोगों के पास नहीं थी। एक पूरी सोसाइटी में कुछ ही लोगों के पास नॉलेज का होना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि 3-4 चीजें हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं थी। पहली, एक्सप्रेस टू एजुकेशन एंड रीडिंग। जब पूरा समाज सिर्फ अपने गाँव, मोहल्ले या धार्मिक ग्रंथों तक सीमित था, तब इन लोगों को पढ़ने, लिखने या अलग अलग किताबें खंगालने का मौका मिला। राजा राममोहन राय खुद संस्कृत, फारसी, अरबी और इंग्लिश कई भाषाओं के जानने वाले थे, तो उन्होंने अपने धर्म को भी उस लेंस से पढ़ा जो आम लोगों के पास नहीं था। दूसरी चीज, एक्सपोजर, यानी बाहर की दुनिया को देखना। तुम जब अपने बबल में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, सारा निजाम ऐसे ही काम करता है। लेकिन जब बाहर जाकर देखा कि दूसरे समाज अलग तरीके से और ज्यादा बराबरी से चल सकते हैं, तब दिमाग में सवाल उठते हैं कि ये सब अपने वहाँ क्यों नहीं। तीसरी चीज, ऑब्जर्वेशन और सवाल पूछने की हिम्मत। ज्यादातर लोग जो अपने आसपास देखते उसको ही सच मान लेते। उनका मानना था कि पहले से चला आ रहा है तो यही सही होगा। लेकिन रिवोल्यूशनरी लोग हर रिवाज को सवाल के नजरिए से देखते कि ये क्यों हो रहा है, इससे फायदे किसको हैं, इसमें इंसानियत कहाँ है।
जिसे ज्योतिबा फूले ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक पूरा तबका सिर्फ जन्म की वजह से नेचुरल ह्यूमन राइट्स तक नहीं पा रहा, और उन्होंने उसे चुपचाप मान भी लिया है। और चौथी चीज, उनके पास वक्त और साधन भी थे सोचने, समझने और पढ़ने के, जो एक मजदूर या किसान के पास शायद नहीं था, जो दिन रात रोटी कमाने में लगा था। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है कि जो किताबें इन लोगों ने पढ़ी, उनमें जो ज्ञान था वो भी अचानक आसमान से नहीं टपका, वो भी किसी इंसानी दिमाग से ही निकला। नॉलेज हमेशा लेयर बाय लेयर आती है। कोई एक आदमी बैठकर पूरा ज्ञान नहीं घड़ देता। एक आदमी ने कुछ ऑब्जर्व किया, फिर अगली पीढ़ी ने उसे पढ़ा, फिर उसे आगे की जनरेशंस को पास किया, उसने अपनी समझ के हिसाब से उसमें कुछ जोड़ा और जो गलतियां थी उसको ठीक किया। इसी तरह से ये चेन हजारों सालों से चलती आ रही है। और अगर इस मूल सोर्स की बात करें तो ये भी 3-4 जगहों से आया। पहला, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से। जैसे आर्यभट्ट ने आसमान देखकर ही पृथ्वी के घूमने का हिसाब निकाल लिया था, किसी किताब में पहले से लिखा नहीं था। दूसरा, अलग अलग सभ्यताओं के आपस में मिलने और एक्सचेंज होने से, जैसे भारत का जीरो और गणित अरब होते हुए यूरोप तक पहुंचा। तीसरा, हर जनरेशन ने अपने से पहले की जनरेशन की बात को आंख बंद करके पूरी तरह सही नहीं माना, बल्कि टेस्ट किया, जो सही निकला उसे रखा और जो सही नहीं था उसे हटा दिया गया। ऐसे ही साइंस और फिलोसफी आगे बढ़ती रही। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो किताबें पढ़ी, उनका ज्ञान भी हजारों सालों की इंसानी ऑब्जर्वेशन, बहस और सभ्यताओं के आपस में एक्सचेंज होने से बना था। नॉलेज कोई एक सोर्स नहीं, बल्कि इंसानों की पूरी चेन का एक कलेक्टिव प्रोडक्ट है। मतलब हर पीढ़ी अपने से पिछली पीढ़ी के कंधों पर खड़ी होकर थोड़ा और आगे तक देख पाई। आज इंटरनेट की वजह से हजारों साल की एक पूरी कलेक्टिव नॉलेज एक क्लिक में पहुंच पा रही है, जो पहले सिर्फ चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों और कुछ प्रिविलेज लोगों के पास सीमित थी। इसलिए हर दौर में कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी भी जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने समाज को सुधारने का, पब्लिक वेलफेयर का और समाज से अन्याय को दूर करने का बीड़ा उठाया। लेकिन उन लोगों को भलाई, इस नॉलेज और इस समझ को शेयर करने की सजा भी बराबर मिलती रही है, क्योंकि लोग पुरानी मानसिकता की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्हें बहुत डर लगता है अपने से पहले की पीढ़ियों के बताए हुए रास्ते को छोड़ने पर। उन्हें डर लगता है धर्म के नाम पर उनके दिमाग में डाले हुए जहर और डर को छोड़ने पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये सब कुछ सही हुआ तो मुझे तो दोजख मिलेगा, मुझे तो नर्क मिलेगा। और इसलिए वो अपने दिमाग का दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं। वो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि एक इंसान जो कि इस सृष्टि की प्रजाति है, वो दूसरे इंसान जो कि एक सृष्टि की प्रजाति है, उससे किस आधार पर ऊंचा है, अलग है, महान है। लेकिन जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जिसने इंटरनेट की दुनिया में आंखें खोली, जिसे इंटरनेट नेटिव कहा जाता है, जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज साइंटिफिक और एनालिटिकल प्रूफ डेटा पर आधारित है। क्योंकि जब तक ये किसी इन्फॉर्मेशन का सोर्स या फिर क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का ठप्पा ना देख ले, ये उसे मानने से इनकार कर देते हैं। मैं खुद भी किसी खबर को कई बार वेरीफाई करता हूँ, कई बार क्रॉस चेक करता हूँ, तब जाकर मुझे संतुष्टि होती है। तो इन्हें चाहिए क्रेडिबल सोर्स। अब ये पुरानी जनरेशन की कहानियां और फैक्टलेस बातों में नहीं आ रहे। इसलिए मोहन भागवत जैसे लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने जेन ज़ी प्रोटेस्ट पर अभी कहा है कि आज की जनरेशन को हर चीज में फैक्ट्स चाहिए, इन्हें संभालना पुरानी पीढ़ियों जैसा आसान नहीं है। और कहा है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के साथ समय नहीं बिताते और परिवार से संवाद की कमी होती जा रही है। अब मैं क्या बात करूं अपनी मम्मी से, जो आज भी प्रेग्नेंट भाभी को लेकर अंदर भाग जाती हैं, ये कहते हुए कि अभी चांद ग्रहण चल रहा है, बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होगा। वो कहती है कि उस जगह एक झाड़ू वाले बाबा हैं, उसके पास झाड़ू लगवा कर आते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये जेन ज़ी जिनके पास फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, वो कैसे ये मान ले कि मेरा एक दोस्त है, उसे छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। वो कैसे ये मान ले कि मेरा एक दोस्त है अब्दुल, उसे मारने या सताने से हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। गांव में आज भी अगर किसी को सांप काट लेता है तो वो बाबा के पास जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक जेन ज़ी हॉस्पिटल जाएगा एंटी वेनम लगवाने। और हाँ, ये ज्यादा चिल भी रहते हैं, किसी चीज का ज्यादा लोड नहीं लेते, और अगर कभी डिप्रेशन में चले भी जाएं तो उस चीज की रूट कोज को फेस कर लेते हैं। ये थेरेपी ले लेते हैं, घूमने निकल जाते हैं, ट्रिप पर निकल जाते हैं। मतलब इनके पास नॉलेज हासिल करने का सोर्स इतना आसान, अच्छा और स्टीक है कि अब तुम इन्हें गुमराह नहीं कर सकते, ना ही ब्रेन वॉश और ना ही दबा सकते हो, क्योंकि इन्हें अपने राइट्स पता है, इनको अपनी ड्यूटीज पता है। एक जेन ज़ी को सड़क से कूड़ा उठाने में शर्म नहीं आती, बल्कि फेंकने में आती है। एक गरीब या बुजुर्ग की मदद करते वक्त ये उसका धर्म या जाति नहीं पूछते, क्योंकि इनकी नजरों में वो सामने वाला एक बुजुर्ग है, गरीब है, जिसको हेल्प की जरूरत है बस। अगर रिश्ते टॉक्सिक हो जाएं और सोच ना मिले तो 7 जन्मों वाला नाता है, अब तो निभाना ही पड़ेगा वाला ड्रामा नहीं करते, बल्कि ये मूव ऑन करते हैं। ये सामने वाले की फीलिंग्स और सामने वाले की चॉइस का भी सम्मान करते हैं। इनके अंदर एथिक्स है, इनके अंदर एम्पैथी है, मतलब एक दूसरे का दर्द महसूस करना और उसे कंसोल करना भी इन्हें आता है। और जब किसी समाज में एम्पैथी आती है तो वो किसी समाज के उत्थान के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक कलेक्टिवली कदम उठा सकते हैं। और जब झूठ और कमजोर बुनियाद पर टिकी आइडियोलॉजी सच और फैक्ट से टकराती है तो जाहिर परखच्चे उसके उड़ेंगे जिसकी नींव कमजोर है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं। फिर इनको मनाने के लिए देश का सबसे बड़ा नेता रात के 12 बजे इन्हीं के अंदाज में रीले भी बनाएंगे फ्रेंड्स, और इनकी हर मांगे भी पूरी करेंगे। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वो एक मिसाल है।
वो याद रखी जाएगी कि कैसे हंसते खेलते बच्चों ने, नौजवानों ने, जेनजीज ने उस सरकार का घमंड तोड़ा जो कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और ऐसा नहीं है कि इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश नहीं की गई, हर वो तरीका आजमाया गया जो पहले के प्रोटेस्ट को दबाने में कामयाब रहा। विदेशी फंडिंग और लिंक्स के इल्जाम, सांप्रदायिक नारों के इल्जाम, पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रूरता, लेकिन ये तो जनजी हैं, इन्हें चाहिए फैक्ट्स। जब इनको लगा कि पेपर लीक होने की वजह से युवाओं के भविष्य और मेहनत बर्बाद हुई है, तो इन्होंने सीधे पूछा कि जिन नेताओं को हमने वोट दिया, पैसा दिया, इतना टाइम दिया, वो वहां पर कर क्या रहे हैं? इधर आओ और जवाब दो। और जवाब आया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप अगर एक जेनजी हैं तो हाथ मिलाओ और एक वादा करिए कि अपने हाथ से कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे और हमेशा फैक्ट्स और साइंटिफिक चीजों को ही प्रायोरिटी देंगे। और अगर आप एक जेनजी नहीं हैं तो सिर्फ इतना कहेंगे, हमको ज्वाइन कर लो। इस जनरेशन को समझने की कोशिश करिए और इनको जज करने से पहले इनकी सोच को जानिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने पूरे जेनजी सर्कल में इसको भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेटेड रहते हैं और यही हमारा वेतन भी है। थैंक यू।